तुम समान सिविल कोड की बात कर रहे हो और तुम कितने समाजों को तुम उसमें से बाकात रख रहे हो, उससे ये पता चल रहा है कि तुम सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट बनाना चाहते हो और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हो। जिस तरीके से उत्तराखंड में इन्होंने इस कानून को यूसीसी को लागू किया, उसी तर्ज पे गुजरात में लागू करना चाहती है। अगर हाईकोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और दीगर जो संस्थाएं उनकी तैयारी है। दीगर सरकार तो बहुत ही जल्दबाजी में है, उसको तो हर कीमत में जिस तरह उत्तराखंड में इसको लागू किया इस तरह गुजरात में भी लागू करना ही है। बहुत दुख की बात है कि एसडीपीआई के जो अध्यक्ष हैं फैजी साहब, उनको गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया गया। मैं ये मानता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जिस तरीके से वो पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चला रहे हैं, तो उनकी मुहिम को तोड़ने के लिए, उनकी हक गोई को, हक बात को दबाने के लिए। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने की एक जाहिरात गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी कि यूसीसी गुजरात में भी लाया जाएगा। यूसीसी के चलते एक कमेटी का गठन किया गया था और उस गठन के बाद एक पहली मीटिंग 4 तारीख को रखी गई थी। विधायक गयासुद्दीन शेख साहब से हम बात करेंगे, जो पूर्व विधायक है दरियापुर विधानसभा से। कैसे देखते हो इस जो है कमेटी का गठन तो हुआ, पहली मीटिंग भी 4 तारीख को हुई और कुछ नाम जो सिलेक्टेड थे उनको बुलाया गया। यूसीसी गुजरात में लागू करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने जो जाहिरात की थी और उसके तहत 45 दिन में सभी लोगों के मंतव्य लेके इसको लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया। उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना भट्ट की अध्यक्षता में 5 मेंबरों की जो कमेटी बनाई गई, उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों से बात करके उनके मंतव्यों को जानते हुए वो अपना रिपोर्ट पेश करें। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि 4 तारीख की जो मीटिंग रखी गई थी वो बहुत ही गुपचुप तरीके से रखी गई थी, उसकी प्रसिद्धि भी नहीं की गई। ऐसी मीटिंग, जब इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तो अखबारों में इसकी जाहिरात दी जाती है कि भाई इस दिन ये मीटिंग को रखा गया है और लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है। लेकिन बहुत ही टेलीफोनिक जानकारी के बाद इन्होंने सिर्फ अपने ही सोच के लोगों को, कि जो लोग यानी शासक पक्ष के साथ मिले हुए हैं या उसी विचारधारा में जो लोग मानते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को ही उस 4 तारीख की मीटिंग में आमंत्रित किया गया था। उसी वक्त जब 4 तारीख को मीटिंग थी तो विधायक इमरान खेड़ावाला ने एक पत्र के द्वारा रंजन भट्ट को हमने इसके लिए रजूआत करने का तय किया और पत्र को रूबरू लेकर के गुजरात के एकमात्र विधायक जो माइनॉरिटी समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं, इमरान खेड़ावाला जी रूबरू रंजन भट्ट को 6 बजे गांधीनगर पर मिले और जाकर के उन्होंने हमारा जो हम दोनों ने पत्र लिखा था वो पत्र भी दिया और उन्होंने मौखिक भी रजूआत की कि इस तरीके से ये कार्य शैली जो है वो सही नहीं है। आपको सभी मसलक, सभी फिरके के लोगों को बुलाना चाहिए, स्कॉलर को बुलाना चाहिए, जो वकला हजरात है जो इसके लिए जो बहुत ही माहिरत रखते हैं, ऐसे तमाम लोगों को बुला के उनसे उनका अभिप्राय आपको लेना चाहिए। और आपने एक तरफा जो ये कार्रवाई करी है उसके हम और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख हम इसकी मुखालिफत करते हैं और डिमांड भी करते हैं कि सभी लोगों को, सभी तंजीमों को बुलाना चाहिए और उनके मंतव्य लेने चाहिए। उस वक्त में रंजन भट्ट ने विधायक इमरान खेड़ावाला को एक प्रॉमिस दी। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही लगभग 11 या 12 तारीख को हम लोग दीगर जो लोग बाकी रह गए हैं उन सबको हम बुला करके सबसे जो है हम बातचीत करेंगे और उनके अभिप्राय को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि 11-12 तारीख को कभी भी सूरत में हमको जो है इसके लिए वक्त मिलेगा और उस वक्त में ये जो वक्त मिलेगा तो उस वक्त में जो कानूनी पहलू से, शरई पहलू से जो बात रखनी है, तो समाज के दीगर जो हजरात हैं उनको साथ में लेकर के हम लोग इसके लिए रजूआत भी हम करने जा रहे हैं। सर, समय काफ़ी कम है और ये जो मीटिंग भी रखी गई तो रमज़ान के दिनों में रखी गई ताकि जो समाज के लोग हैं, विरोध प्रदर्शन के लिए भी मुस्लिम समाज का एक तबका वो बाहर ना आ सके और जो लोग जाने वाले हैं वो भी इससे दूरी बनाए। क्योंकि मीटिंग का जो वक्त रखा गया रमज़ान महीने में 4 बजे का वक्त रखा गया, यानी इफ्तारी के बिल्कुल करीब का वक्त था। और सबसे पहले तो उसमें सबसे बड़ी गलती यह है कि समाज के हर
तबके को उसमें बुलाया नहीं गया। इसलिए यानी बिल्कुल सरासर यानी ये साबित करता है कि सरकार और ये कमेटी जिस तरीके से उत्तराखंड में इन्होंने इस कानून को यूसीसी को लागू किया उसी तर्ज पे गुजरात में लागू करना चाहती है। और जब ये रजूआत मेरी और इमरान खेड़ावाला की जानिब से हुई तो ये बात अभी आई है कि 11 या 12 तारीख को ये हमको बुलाएंगे। इसके सिलसिले में 9 तारीख के दिन एक हमारे जितनी भी हमारी तंजीमें हैं उन तंजीमों की जानिब से एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। उसमें सीनियर एडवोकेट्स, स्कॉलर, मजहबी रहनुमा, क्योंकि ये जो मामला है ये टेक्निकली शरई मामला है और साथ साथ में कानूनी भी मामला है। यानी शरीयत के एतबार से उलमा इकराम के साथ मशवरा करना भी बहुत ज़रूरी है और जो वकला हजरात हैं उनके साथ भी बैठ करके जो भी कानूनी पहलू है उन पे बहुत ही विचार मंथन करने की ज़रूरत है। तो 9 तारीख के दिन एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और उसमें सब लोग इकट्ठा होकर के ये मशवरा करेंगे कि 11 या 12 तारीख को जब हमको इसके लिए आमंत्रित किया जाता है हमारे मंतव्य, हमारे अभिप्राय देने के लिए, तो उस दिन हमारी हिकमत अमली क्या रहेगी, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर के हमको रजूआत करनी है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन भी 9 तारीख के दिन जरूर से जो है वो तय भी की जाएगी। आप लोगों को पता है कि अभी अखबार के माध्यम से भी जो रंजन भट्ट की अगुवाई में जो कमेटी बनी है उसने 3 तरीके से लोगों को अपने अभिप्राय पोर्टल पे, वेबसाइट पे और लिखित में भी भेजने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन पूरे गुजरात से हमको फ़ोन आ रहे हैं कि हमको किस मसलों पे बात करनी है, किन मुद्दों का हमको विरोध करना है, किस बात को हम रख करके इस मामले को जो है हम लोग सुलझा सके। तो उस लिए ये भी ज़रूरी है कि जो उम्मत है उस तक सही तरीके से बात पहुंचे और अपना जो विरोध दर्ज करना है या जो चीज़ें जो ऐसी है कि जो शरई एतबार से हमको बहुत ही नुकसान करता है उन बातों को जो रखने के लिए हमको मिलना ज़रूरी है, मिलकर के बात करना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह 9 तारीख की मीटिंग के अंदर इस बात के ऊपर तरजीह दी जाएगी। सभी जो सीनियर आगेवान हैं, सीनियर वकला हजरात हैं, जो हमारे जो स्कॉलर हैं, हमारी मुख्य जो तंजीमें हैं, जो मजहबी तंजीमें हैं, उनके साथ बैठकर साझा तरीके से ये लाइन ऑफ एक्शन 9 तारीख को नक्की की जाएगी। और उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से गुजरात के लोगों को भी हम ये बात पहुंचाएंगे कि इस मीटिंग में किन मुद्दों को फोकस किया गया और किन मुद्दों को लेकर के हमको ये जो संगठित की गई कमेटी के सामने हमको हमारी बात रखनी है या हमारे जो भी पहलू में जिसकी हमारी मुखालफत है उस बात को कौन से ढंग से और किस तरीके से रखना है और किन मुद्दों को रखना है, वो सभी चीज़ों का जो है हम 9 तारीख के बाद ये मीटिंग हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो ब्यौरा है समाज को देंगे भी, समाज को आगाह भी करेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम ये भी जानते हैं कि सरकार तो बहुत ही जल्दबाजी में है, उसको तो हर कीमत में जिस तरह उत्तराखंड में इसको लागू किया इस तरह गुजरात में भी लागू करना ही है और वो एक तरफा लागू कर भी देंगे। लेकिन जिस तरह उत्तराखंड में लागू हुआ उसके बाद आज उसको नामदार हाईकोर्ट में भी उसको जो चैलेंज किया गया है, अगर हाईकोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और दीगर जो संस्थाएं उनकी तैयारी है, दीगर तंजीमों की भी तैयारी है। तो उसी तरीके से हम हमारे जो भी पॉइंट्स हैं उन लेकर के अगर हम इसमें विरोध दर्ज करवाते हैं तो एक तरफा तरीके से अगर सरकार इसको लागू भी करती है जल्दबाजी में तो रिकॉर्ड पे हमारी बात रहेगी कि हमारी बातों को तरजीह नहीं दी गई, हमारे पहलू को समझा नहीं गया। तो उन बातों को रिकॉर्ड पे लाने के लिए भी हमको हमारा जो है विरोध या हमारे जो सूचन है, जो हमारी सलाह है वो दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जो मामला हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चली थी, लोगों ने ईमेल के द्वारा अपना जो विरोध था दर्ज कराया था। थोड़ा बहुत उसमें फायदा भी हुआ है। 40 मुद्दों को लेकर के ये बदलाव लाने वाले थे, उसमें से कुछ 26 मुद्दे इन्होंने रद्द करके अब 14 मुद्दों पे जो है केंद्र सरकार के समक्ष जीपीसी ने जो अपना है वो जो रिपोर्ट जो है वो रखा है। यानी 26 मुद्दे तो उसमें से भी जो हमें पता चला है उसमें से रद्द निकाले गए। लेकिन अभी भी जो 14 मुद्दे हैं वो भी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बहुत ही विवादास्पद है और हमारी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए बहुत ही घातक साबित होने वाले हैं। तो उसके लिए भी आने वाले दिनों में हमको पता है कि जंतर मंतर में भी सभी तंजीमें, जिस दिन पार्लियामेंट शुरू होगी मुस्लिम पर्सनल लॉ की आगेवानी में वहाँ पर भी दीगर तंजीमें मिलकर के धरना प्रदर्शन भी करने वाली हैं। और आने वाले दिनों में अगर इसको ज़बरदस्ती लागू किया जाता है तो उन बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी वहाँ से चल रही है। तो हमारी तो गुजारिश ये है कि मायूस ना होते हुए, ना हिम्मत ना होते हुए, जो हालात
और जो सिचुएशन अभी हमारे सामने है उसको मद्देनजर रखते हुए हमको ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमको हमारा विरोध जो है वो दर्ज करवाना अत्यंत आवश्यक और जरूरी है। और उसी के लिए 9 तारीख की मीटिंग में तय होने के बाद गुजरात के लोगों को मैं और विधायक इमरान खेड़वाला भी जानकारी देंगे और दीगर जो तंजीम इसके लिए काम कर रही है वो भी जो है जानकारी उनको देगी, उनको गाइडेंस देगी, उनको रास्ता बताएंगी कि किन मुद्दों को लेकर के हमको इसके अंदर आगे अपनी बात को रखनी है। और उम्मीद है कि 11 या 12 तारीख को जब ये कमेटी हम लोगों को बुलाएगी तो सभी सीनियर लोग जा करके वहां पर लिखित में भी और मौखिक भी यूसीसी के खिलाफ के जो हमारे मुद्दे हैं उन बातों को हम लोग मजबूती के साथ रखने की पुरजोश कोशिश करेंगे। हम हमारे पहलू को जो हमारे जो सोच है उसको मद्देनजर ले जाए, उसकी हम भरपूर तरीके से जो है मुखालिफत उनको करते हुए उनको हमारा जो मानना है वो हम दर्ज करवाएंगे और ये कहेंगे कि हमारी जो बात है इस पर अमल किया जाए और इस अमल को ध्यान में रखते हुए ही कमेटी अपना जो है अगला रिपोर्ट जो पेश करे। जिस तरह से बात हुई आपसे कि इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि जिन्होंने जो है सरकार के खिलाफ विरोध किया है, जैसे कि राहुल गांधी को भी ईडी का सामना करना पड़ा, केजरीवाल को भी करना पड़ा, अब जाके जो है एसडीपीआई से एमके फैजी साहब को भी ईडी ने उठाया है, उनको क्या सरकार अब ईडी के माध्यम से तमाम विरोध करने वालों को परेशान करती रहेगी? बिल्कुल 2014 के बाद हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके की नफरत की राजनीति शुरू हुई है, बहुत दुख की बात है कि एसडीपीआई के जो अध्यक्ष हैं फैजी साहब उनको गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया गया। मैं मानता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जिस तरीके से वो पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चला रहे हैं तो उनकी मुहिम को तोड़ने के लिए, उनकी हक गोई को, हक बात को दबाने के लिए और दूसरे लोगों को कोई मुखालिफत ना करे उसके लिए डराने के लिए सरकार ईडी और दीगर जितनी भी कलमें हैं वो लगा करके लोगों को परेशान करने का, प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन लोग हौसला रखते हुए हिम्मत के साथ अपनी बात को इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे, क्योंकि हमको इतना भरोसा यकीन है कि हक जो बात है आज नहीं तो कल सबको समझ में ज़रूर आएगी। लेकिन सरकार को जो ये दमन की राजनीति जो चल रही है कि जिस तरीके से दिल्ली दंगों के अंदर निर्दोषों को जिस तरीके से जेलों में बंद किया गया, फैजी साहब को बंद किया गया, दीगर उलमा इकराम को बंद किया गया, यानी एक तरफा कार्रवाई संभल में भी हमने देखा कि दंगाइयों को खुली छूट दी गई और जो लोग अपने सिर्फ बचाव में खड़े थे उन लोगों को यूएपीए के तहत भी उनको जो उनके सामने कार्रवाई हुई, उनके घरों पे बुलडोजर चलाने की जो थी वो मुहिम चलाने में आई। यानी एक तरफ से जुल्म और ज्यादती का जो मामला है वो बिल्कुल उसकी चरम सीमा पे है। लेकिन हमें उम्मीद है भारत के संविधान पे, हमारी न्याय प्रणाली पे कि इंशाल्लाह ज़रूर इसके अंदर हमको आज नहीं तो कल इसमें कामयाबी मिलेगी। वक्त ये है कि इस वक्त में मायूस हुए बगैर हौसले के साथ, हिम्मत के साथ अपनी बात को मजबूती से हमको रखना पड़ेगा। हमको सिर्फ खौफ या डर से अगर इस चीज़ को हम तरजीह नहीं देंगे तो मैं मानता हूं कि आने वाली जो नस्ल है वो हमको माफ़ नहीं करेगी। इसलिए जो तंजीमें हैं वो हर तंजीमें कोशिश, मेहनत, जद्दोजहद कर ही रही है और इंशाल्लाह आगे भी इसके लिए जद्दोजहद जो है वो चालू रहेगी और हम लोग हमारे आखिरी दम तक जो गलत है, जो सही नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता भाईचारे को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए, हमारी गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हम लोग हमारे सेक्युलर जो हिंदू भाई हैं उनका भी साथ इसमें लेंगे, क्योंकि बहुत सब जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ इसमें इस मुहिम में शामिल है। बहुत सब लोग मुखर होकर के जो दीगर पार्टियों के भी है वो भी अलग अलग तरीके से वो हिंदू मुस्लिम का भेद रखे बगैर अगुवाई कर रहे हैं और उम्मीद है कि देश का जो सेक्युलर हिंदू समाज है और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इस मुश्किल घड़ी में मुस्लिम समाज को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उन बातों को लेकर के मजबूती से अपनी बात को रखेगा। और जब ये 10 मार्च को पार्लियामेंट शुरू होगी उस दिन जो दीगर तंजीमें और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कार्यक्रम जंतर मंतर पर रखा है उस कार्यक्रम में सभी लोग शामिल होकर के, मुखर होकर के अपनी जो बात है उस बात को जरूर रखेंगे और उम्मीद है कि उसका जो है आने वाले दिनों में हमको जो है उसका जो एडवांटेज है, उसकी जो हकगोई जो हम करेंगे उसका हमको फायदा भी इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। जहां इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ऐसा लगा कि कुछ समाज हमारे खिलाफ हो जाएंगे, खासकर जब उनको आदिवासी समाज का लगा तो उन्होंने उसमें से उनको बाकात रखने की कोशिश की। ज़रूर उनको बाकात रखना चाहिए, हम मना नहीं करते उसके लिए। हमारी जो मुहिम है वो सभी दबे कुचले पिछड़ों के साथ है, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, अरे ऊंची जाति का भी हिंदू समाज हो तो उसके साथ भी हमारी सहानुभूति है। लेकिन जब तुम समान सिविल कोड की बात कर रहे हो
और तुम कितने समाजों को तुम उसमें से बाकात रख रहे हो, उससे ये पता चल रहा है कि तुम सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट बनाना चाहते हो और हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हो। यानी ये ही ध्रुवीकरण की राजनीति जो है उसको तुम चलाना चाहते हो। तो मैं मानता हूं कि ये चीजें जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगी, जब वो भी देखेंगे कि ये जो समान सिविल कोड के नाम पे सिर्फ एक समाज को प्रताड़ित करने की जो कोशिश हो रही है वो नहीं होना चाहिए। बंधारण सभी को, चाहे हमारे आदिवासी भाई हो, दलित हो, बुद्ध हो, सिख हो या मुसलमान हो, सभी को अपने अपने मजहब पे अमल करने का, अपनी पूजा पद्धति, अपनी इबादत को करने का अधिकार देता है, अपने तरीके से अपने मजहब का पालन करने का अधिकार देता है और अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों को अमल करने का भी जो बंधारण है उनको अधिकार देता है। तो हमारा तो यही कहना है कि जब देश के अंदर विविधता में एकता है, विविध संप्रदाय के लोग हैं, आप एक जिला छोड़ के दूसरे जिले में जाओ तो वहां पे संस्कृति तब्दील हो जाती है। तो ऐसे वक्त में ये समान सिविल कोड जो है, मैं ये मानता हूं कि बंधारण के खिलाफ है। इसमें सभी को ध्यान में रखते हुए, चाहे हमारे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, मुस्लिम हो, सभी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ जो हमारा संविधान कहता है उस बात को लेकर ही काम करना चाहिए। सर, इस बिल के जो अमल में आने से क्या नुकसान रहेगा आवाम को, कुछ बताएं। ये शरई तरीके से शरीयत में मुदाखलत है और इसके बहुत सब असरात पड़ने वाले हैं और ये बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ है। संविधान के अंदर बिल्कुल उल्लेख है कि हर मजहब के लोगों को, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पे, अपनी पूजा पद्धति, इबादत के आधार पे उनको जिंदगी जीने का और अपनी जो संस्कृति है उस पर अमल करने का, अपने मजहब पे अमल करने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें अभी तो इन्होंने मुसद्दा ही डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ये सीधी सीधी शरीयत में मुदाखलत है, इसलिए इन मुद्दों की छड़ावट की जाएगी। ओके, इस मुद्दों को जिस तरह जब उत्तराखंड में लागू किया गया तो उनमें जो मुद्दों को लिया गया वही मुद्दे यहाँ पर भी लिए जाएंगे, क्योंकि वही कमेटी रंजन मन बैठी, उत्तराखंड रंजन मन भट्ट जो है वही उत्तराखंड में कमेटी की अध्यक्ष थी और उन्होंने ही ये कानून को वहाँ लागू किया है। इसलिए ये सब चीजों को ही अभी इसका जो है इसका अभ्यास किया जा रहा है, इसको पढ़ा जा रहा है कि ये कौन सी बातें शरीयत में मुदाखलत है, कौन सी बातें संवैधानिक अधिकारों को से वंचित कर रही है। इन बातों पे ही जो है 9 तारीख के दिन जो है डिस्कशन होने के बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर के आवाम के सामने बात रखी जाएगी। आवाम को इसको बहुत ही, जिस तरीके से वक्फ वाले मामले को बहुत सीरियस गंभीरता से लिया था, उससे ज्यादा मैं मानता हूँ यूसीसी को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा और ये जितनी भी बातें हैं वो सब डिस्कशन करके उम्मत के सामने लाने की पूरी हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए, ये थे पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब, जिनका साफ तौर पे मानना है कि इस बिल के अंदर जो कमेटी का गठन किया गया है उसमें जो इनकी बातों को मानने वाले लोग थे उन्हीं कोई चुनिंदा लोगों को इसमें रखा गया, कुछ लोगों को इसमें बाकात रखा गया, उसका इन्हें काफ़ी दुख है और आने वाले दिनों में इसका पुरजोश में विरोध करने में आएगा। जिस तरह से उत्तराखंड में लागू किया और जो है नामदार कोर्ट के जो सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में इस बिल को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी और हाई कोर्ट से भी अगर न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई को ले जाया जाएगा। इसी तरह से गुजरात में भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब की तरफ से और बाकी जो दीगर संस्था हैं उन तमाम की तरफ से बताई जा रही है।